हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 59, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ चैप्टर का 7th वीडियो है। और आज हमें डिस्कस करना है लोकेलाइज्ड एंड डी लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। हिंदी में हम कह सकते हैं स्थानिक तथा विस्थानित रासायनिक बंध। तो लोकेलाइज्ड एंड डी लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है। अब ये लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। मान लो आपके पास दो एटम्स हैं और उन दो एटम्स के बीच एक बॉन्ड बनना है, और वो बॉन्ड मान लो सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको पता है कि बॉन्ड को बनते समय चाहे सिग्मा हो या पाई हो, दो एटम्स के बीच जब बॉन्ड बनता है तो उन दोनों एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच ओवरलैपिंग होती है। तो यदि ओवरलैपिंग दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में हो, ध्यान से समझना, मान लो आपके पास दो एटम हैं, उनके बीच बॉन्ड बनना है, और बॉन्ड को बनने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होनी है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें क्या होनी है? ओवरलैपिंग, अतिव्यापन उनमें होना है। तो उनका अतिव्यापन यदि दोनों न्यूक्लियस के यानी दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में होता है तो हम कहते हैं कि दोनों ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में हुआ है, यानी दोनों तरफ एटम और बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है। या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही ज्यादा है। या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही ज्यादा है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। तो यहां लिखा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये तो बात आपको पता ही है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा या तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही होगी या फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो यहाँ एक बात समझनी है कि जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यानी वे इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम कर रहे हैं। जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स केवल दो न्यूक्लियाई के बीच ही रहते हैं, अथवा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच ही कंसंट्रेट रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? दोनों न्यूक्लियाई के बीच। जिन दो एटम्स के बीच बॉन्ड बन रहा है उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच, तो बनने वाले बॉन्ड को लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स केवल दो न्यूक्लियाई के बीच ही रहते हैं, अथवा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच ही कंसंट्रेट रहती है यानी सांद्रित रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व दोनों न्यूक्लियाई के बीच जब मैक्सिमम रहता है तो बनने वाले बॉन्ड को लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे अब समझ में आएगा आपको लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड जब हम एग्जाम्पल इसका डिस्कस करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है H2 मॉलिक्यूल SS ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियाई के बीच ही रहते हैं। एक H एटम दूसरे H एटम से जब जुड़ता है तो H2 बनता है, H2 मॉलिक्यूल। और इस H2 मॉलिक्यूल के बनने में पहले H एटम का एक s ऑर्बिटल और दूसरे H एटम का भी s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो इसकी और इसकी ओवरलैपिंग होगी, ऐसे ही तो होगी। देखो, ओवरलैपिंग को जब s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो इसे कहते हैं SS ओवरलैपिंग। और यहाँ जो SS ओवरलैपिंग को आप हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। अब मुझे यूं बताओ
कि जहां हमने ये ओवरलैपिंग दिखाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं तो सबसे ज्यादा है और पहले वाले एटम का न्यूक्लियस यहीं तो होगा और दूसरे वाले का यहाँ, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही रहती है सबसे ज्यादा, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं लोकेलाइज्ड बॉन्ड या लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे। इसे एस एस ओवरलैपिंग कहा और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब दूसरा एग्जांपल देखो, F2 या Cl2 फ्लोरीन या क्लोरीन में बॉन्ड pp ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, जैसे ये p है और ये p है, तथा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियाई के बीच शेयरिंग करता है। ठीक है, बॉन्डेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियाई के बीच शेयरिंग करते हैं, ऐसा लिखना चाहिए था यहाँ। जैसे फ्लोरीन का पहला एटम दूसरे एटम से जुड़ेगा तो F2 बनेगा और होगा क्या, पहले फ्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल, दूसरे फ्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल, दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे, देखो यहाँ, इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं pp ओवरलैपिंग, और जिससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पहले एटम का न्यूक्लियस यहाँ होगा कहीं, दूसरे का यहाँ होगा। तो यहाँ जो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वे दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, देखो, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही मैक्सिमम है, तो इसे कहते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब यदि हम तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं इथाइलिन के CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, तो आपको बताया कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है वो तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है, आपको पता है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में sp2, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा ना, वो तो बन रहा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, और जो पाई बॉन्ड बन रहा ना वो pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा होगा। बताओ समझ में आ रही क्या बात? देखो अब जरा इस बात को समझ लो। इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोथ कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों कार्बन एटम इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इस पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है एक पाई। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग को, या एंड टू एंड ओवरलैपिंग को, या हेड ऑन ओवरलैपिंग को, आप एक्सियल ओवरलैपिंग भी कह सकते हो। तो सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो यहाँ एक सिग्मा बना एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड किससे बना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एक्सियल ओवरलैपिंग से बना। और पाई बॉन्ड कैसे बना, pp ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। पता है ना पैरेलल ओवरलैपिंग, ऐसे इसे कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग हुई और ये हुई ओवरलैपिंग, यहां बना पाई बॉन्ड। तो अब मुझे यूं बताओ, चाहे यहां सिग्मा बॉन्ड बन रहा हो चाहे पाई बॉन्ड, दोनों बन रहे, पर दोनों बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग हुई है वो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में ही तो हुई है, तो ये भी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड ही होगा। ये डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई दोनों लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड ही होंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, चलो बहुत बढ़िया बात। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, तीनों एग्जाम्पल में हमने पढ़े हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। एक बात ध्यान रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ना, ऑलवेज लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड ही होंगे, यानी सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा, जिन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी, जिन्हें आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हो, उनकी ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही मैक्सिमम होगी। जबकि पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड किसी भी प्रकार का बॉन्ड हो सकता है। पाई बॉन्ड में लोकलाइज्ड भी हो सकता है, जैसे अभी हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जो पाई बॉन्ड देखा वो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड था, और डीलोकलाइज्ड भी हो सकता है। डीलोकलाइज्ड कैसा होता है अभी मैं बता दूंगा,
ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटे, देखो चलो, बिकॉज लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन है फिक्स रहने का मतलब एक दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं मैक्सिमम। इसलिए ऐसे कंपाउंड की ओनली एक ही स्ट्रक्चर होती है। भाई जिन कंपाउंड्स में लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन फिक्स जगह होते हैं, यानी दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। इसलिए ऐसे कंपाउंड की ओनली एक ही स्ट्रक्चर होती है। इसलिए हम इनके पैरामीटर्स जैसे बॉन्ड लेंथ, जैसे बॉन्ड एंगल, जैसे बॉन्ड एनर्जी का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। मतलब आपके पास जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं या कंपाउंड हैं जिनमें लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड हमें मिलता है, उन सारे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलते नहीं बार बार, उनकी फिक्स है जगह कि हमें यहाँ रहना। और जब उनकी फिक्स जगह है तो पक्की बात है कि हम जो है उनके स्ट्रक्चर को भी फिक्स मानते हैं कि हाँ ऐसा स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का होगा, इस कंपाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। और ये चीज फिक्स है, इस वजह से ही बॉन्ड लेंथ भी हम निकाल सकते हैं उसकी, कोई सी भी बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी निकाल सकते हैं आसानी से। ये सभी वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू के इक्वल ही मिलती हैं। मतलब जब आप इन्हें कैलकुलेट करके निकाल रहे और जब आप प्रयोगों के आधार पर निकाल रहे, तो प्रैक्टिकल वैल्यू और थियोरिटिकल वैल्यू आपकी बराबर आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दल बदलू नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की जगह फिक्स है। और इलेक्ट्रॉनों की जगह फिक्स है कौन से इलेक्ट्रॉन? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों की जगह फिक्स है तो फिर स्ट्रक्चर भी फिक्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स की। आपको पता चल गया ना लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कौन सा होता है? कौन सा होता है? जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हों और दोनों एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हों, पर ओवरलैपिंग दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही होती हो, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में ही मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉनों की जगह फिक्स हो जाएगी, तो इस तरह के केमिकल बॉन्ड को हम कहते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। पर अब हम आ गए हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स में। अब डीलोकलाइज्ड का मतलब जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, जो पंचायती है, कभी किसी का तो कभी किसी का। जैसे 10 लड़कों ने मिलकर एक स्कूटर खरीद लिया, कभी कोई चला रहा, कभी कोई चला रहा, कभी कोई चला रहा, वो स्कूटर किसी एक का नहीं है, वो पंचायती स्कूटर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स में। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पाई बॉन्ड्स हैं ना, वे पंचायती होते हैं, उन्हें कोई भी इस्तेमाल कर रहा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी इस्तेमाल कर रहा होगा, किसी के फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की जगह पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह फिक्स नहीं है। ठीक है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स दो से अधिक न्यूक्लियाई के बीच शेयरिंग के रूप में रहते हैं। अभी तो हमें इस बात का पता था कि जो हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वे दो न्यूक्लियस के बीच में ही रहेंगे, और यहाँ पता चल रहा कि इलेक्ट्रॉन्स दो से अधिक न्यूक्लियाई के बीच शेयरिंग के रूप में रहते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाले कंपाउंड्स में डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम पता कैसा होता है? जैसा ये नीचे एग्जांपल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जहां भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में आते हैं ना, अल्टरनेटिव सीक्वेंस में, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जितने भी कॉन्जुगेटेड, इसे जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अति संयुग्मन कहते हैं, अति संयुग्मित निकाय। ठीक है, डबल सिंगल को कहते हैं अति संयुग्मित निकाय या कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाले कंपाउंड्स में डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइइन। देखो 1,3 ब्यूटाडाइइन है, इसमें कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है डबल सिंगल। और बेंजीन में भी कॉन्जुगेशन होता है। अब यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ बच्चे कि सर बेंजीन में कॉन्जुगेशन कैसे होता है। मैं बताता हूँ बेंजीन में कॉन्जुगेशन कैसे होता है। देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया आपने, डबल सिंगल, बताओ कॉन्जुगेशन नहीं है क्या?
तो बेंजीन भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो जहां जहां भी आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा, डबल सिंगल, हालांकि कॉन्जुगेशन के मिलने के और भी तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि कॉन्जुगेशन आप डबल सिंगल को ही कहोगे, इसके अलावा भी कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। अभी तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जहां भी आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा वहां पाई बॉन्ड पंचायती होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन पंचायती होंगे, उनकी कोई फिक्स जगह नहीं होगी, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है ऐसे कंपाउंड में बिकॉज, या चूंकि कह दो या बिकॉज कह दो, एक ही बात है। ऐसे कंपाउंड में बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में घूमते हैं, समझ रहे हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमते हैं, पूरे मॉलिक्यूल में, उनकी फिक्स जगह नहीं है, अतः कंपाउंड की एक से अधिक स्ट्रक्चर होती हैं, इसलिए बॉन्ड पैरामीटर्स जैसे बॉन्ड लेंथ, इसे नहीं आप कैलकुलेट कर सकते, बॉन्ड एंगल को सही नहीं निकाल सकते, बॉन्ड एनर्जी को सही नहीं निकाल सकते, और की वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू से डिफरेंट होती हैं। इनकी जो भी वैल्यू होंगी वे प्रैक्टिकल वैल्यू से क्या होंगी, अलग होंगी, ठीक है। क्यों होंगी अलग, मतलब आप इन सारी चीजों को क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि डेफिनेट स्ट्रक्चर ही नहीं है उसका। यदि उसका स्ट्रक्चर डेफिनेट होता, स्ट्रक्चर उसका डेफिनेट होता तो हम इन सारी चीजों को निकाल लेते। अब सवाल ये है कि जहां भी डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड होता है वहां स्ट्रक्चर डेफिनेट क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता स्ट्रक्चर डेफिनेट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो फिक्स ही नहीं होती है, वे जगह बदल रहे अपनी बार बार। तो यहाँ मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बीच में फोन बज गया था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। ऐसे कंपाउंड में चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में घूमते हैं, अतः कंपाउंड की एक से अधिक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए बॉन्ड पैरामीटर्स जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज प्रैक्टिकल वैल्यूज से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल वैल्यू से डिफरेंट होंगी, हमें सही नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है 13 ब्यूटाडाई, देखो CH2 CH CH CH2, ये हमने बनाए सारे p ऑर्बिटल्स, अभी ये जुड़े नहीं आपस में, यानी इनमें ओवरलैपिंग नहीं हुई। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है 13 ब्यूटाडाइन के नीचे लिखा हुआ है p ऑर्बिटल्स बिफोर डीलोकलाइजेशन, अभी इनमें जो है इनका अतिव्यापन भी नहीं हुआ, ओवरलैपिंग भी नहीं हुई, और इन्होंने अपनी जगह भी नहीं बदली। डीलोकलाइजेशन का मतलब जगह बदल देना। अब क्या हुआ, जब ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे ना सारे, जैसे ये दूसरे वाला कार्बन है ना, वो पहले के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, तीसरे के भी, मतलब दूसरे कार्बन का p ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा ना यहाँ, ये सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा, ये तो आपको पता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहा होगा। पर दूसरे कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो पहले कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ भी करता है ओवरलैपिंग, और तीसरे के साथ भी कर सकता है। इसी तरीके से तीसरे कार्बन का जो p ऑर्बिटल है ये वाला, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये दूसरे के p ऑर्बिटल के साथ और चौथे के किसी के भी साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, फिक्स ही नहीं है जगह। इस वजह से हमें ये सारे ऊपर वाले लोब जो हैं ऐसे दिखाई देते हैं और नीचे वाले ऐसे। तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, अब पाई इलेक्ट्रॉनों ने जगह बदलनी शुरू कर दी, या फिर हम कह सकते हैं p ऑर्बिटल्स डीलोकलाइज्ड, p ऑर्बिटल्स ने अपनी जगह बदलनी शुरू कर दी, ठीक है। लिखना क्या है, 13 ब्यूटाडाइन का ईच कार्बन एटम, यानी प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, तथा प्रत्येक कार्बन एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जो हमने बनाई हुए खड़े करके 4 ऑर्बिटल। अतः दूसरा कार्बन का p ऑर्बिटल या तो पहले कार्बन या तीसरे कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। इसी प्रकार तीसरा कार्बन का p ऑर्बिटल दूसरे या चौथे कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। अतः पाई इलेक्ट्रॉन्स का प्रत्येक जोड़ा सभी कार्बन एटम्स द्वारा अट्रैक्ट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन के जितने भी पेयर हैं सारे कार्बन एटम यूं कह रहे हमारा है, हमारा है, हम इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे।
जिसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह बदलते हैं बार बार, और इसी तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। रेजोनेंस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में मिलेगा, एरोमेटिसिटी में देखने को मिलेगा। इन सब में डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इन सब में मिलेंगे आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मैंने अभी बताया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये बेंजीन है। अब मुझे यूं बताओ, यदि इसके बजाय मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं, ऐसा, तो ये भी तो सही है बेंजीन का स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। क्यों बदल रहे? क्योंकि पाई बॉन्ड बार बार अपनी जगह बदल रहा, वो डीलोकेलाइज हो रहा बार बार। और एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहाँ जो है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, 3 अंदर जो पाई बॉन्ड घूम रहे हैं ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, या 3 पाई बॉन्ड कह दो, इन बॉन्ड को ही कहते हैं डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। मतलब डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड ही होता है, और इसका मतलब ये नहीं कि पाई बॉन्ड हमेशा ही डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड भी होता है, जैसे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के केस में पढ़ा। ठीक है बेटे, बस आज इतना ही पढ़ेंगे हम। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।